गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरोह है भाग फर्स्ट, जो कक्षा 11 के लिए अनिवार्य हिंदी की है, जिसमें हमने पाठ संख्या 4 में बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय पढ़ा। अब उनके द्वारा दी गई रचना है विदाई संभाषण, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। काबू यानी नियंत्रण नहीं है। विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी दुखदायी होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख। इसी समय से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी जब हम किसी से दूर होते हैं तो वह समय जो होता है हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होता है। पर आप आए और यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान से यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। हर्ष यानी खुशी और विषाद यानी दुख। इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। यानी इस समय को क्या बताया गया है? बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल बताया गया है। वैर भाव यानी शत्रुता को छूटकर शांत रस का आरबी भाव यानी उदय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन यानी गरीब ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि शिव शंभू के 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बलवान थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय क्रोध को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, उसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, यानी घोर दुख देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने तो खेल सुखांत समझकर खेला आरंभ किया था, लेकिन वह क्या हुआ? दुखांत हो गया। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों यानी राजाओं को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, और इस देश में जैसी ये शांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपकी पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया।
इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख हुआ। चित्त यानी उनके मन को बड़ा ही दुख पहुंचा है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, शान यानी इज्जत, और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे हैं। अलिफ लैला के अलाउद्दीन के ने चिराग रगड़कर देखा और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा को गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, यानी इनकी कुर्सी कैसी थी, सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं थे, आप प्रथम थे, वह दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे बाद में। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ओहदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई है, यानी अपनी जो इज्जत है उसे कम किया है। सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो उस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई, और अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तिलांजलि देना यानी छोड़ना, त्याग देना। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम यानी यहाँ के जो रईस लोग थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितनी ही मिट्टी काट के खिलौने, मट्टी नहीं है, मिट्टी शब्द के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए हैं। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमान हो गई है, स्वाधीनता उड़ गई है, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया है। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। यानी फौजी जो अफसर है उसे नियुक्त नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनका रखा गया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात की जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बताइए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। हुक्म चलाना, किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, कान न देना यानी ध्यान न देना। मुहावरा दिया हुआ है ये, कान न देना यानी किसी की बात पर ध्यान न देना। मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है।
एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, और पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, यानी आने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार। अब कुछ शासकों के नाम यहाँ दिए गए हैं जिसमें केस आपके आया है नंबर 1, 2 और 3 पर, उन्हें देखते हैं। केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। जार यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारिया शासक 913 के लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह 1688 से 1747, 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे हैं। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की नादिर शाह ने ही अतिक्रमण के लिए भेजा था। इस प्रकार से अपन ने देखा कि यहाँ आए हुए जो कर्जन हैं उन्होंने भारतीय जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उनके जाते समय भारतवर्ष के लोगों को दुख होता है, और ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पशु पक्षी भी आपस में प्रेम रखते हैं। तो आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको जितना पढ़ा दिया गया है उसे आप पढ़ें, और जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आए वो पूछें, और अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।